हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स। सबसे पहले जान लेते हैं मोनोसेक्राइड्स होते क्या हैं। तो जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे सिंपल यूनिट होती है। यानी मोनोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर इनको और ज़्यादा सिंपलर यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता। एक तो ये सबसे सिंपल यूनिट हैं। अब इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इनको और सिंपल यूनिट में तोड़ा नहीं जा सकता। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे बेसिक यूनिट होती हैं, सबसे सिंपल यूनिट होती हैं। Monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atom and the functional group present in them। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनमें कितने कार्बन एटम हैं इसके आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, या फिर इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है इसके आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। If a monosaccharide contains an aldehyde group, it is known as aldose, and if it contains a keto group, it is known as a ketose। अगर किसी मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप, किसी एल्डिहाइड मोनोसेक्राइड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो उस मोनोसेक्राइड को हम कहेंगे एल्डोज। और अगर किसी एल्डिहाइड में मोनोसेक्राइड में कीटो ग्रुप मौजूद है, कीटो ग्रुप यानी C+O CO ग्रुप, अगर किसी मोनोसेक्राइड में CO ग्रुप मौजूद है यानी कीटोन ग्रुप मौजूद है तो उस मोनोसेक्राइड को हम कहेंगे कीटोस। Number of carbon atom constituting the monosaccharide is also introduced in the name, as is evident from the example given in table 14.1। साथ ही साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मोनोसेक्राइड जो बन रहा है वो मोनोसेक्राइड कितने कार्बन एटम से बन रहा है, यानी उस मोनोसेक्राइड में कार्बन एटम का नंबर कितना है, कार्बन एटम कितने हैं, ये भी मोनोसेक्राइड के नाम में इंक्लूड किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, उसका कार्बन एटम भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका कार्बन एटम भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे पास कार्बन एटम 3 है, 3 कार्बन एटम है तो इसका नाम क्या होगा, ट्रायोज। और अगर इन 3 कार्बन एटम में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है तो ये मोनोसेक्राइड कैसा हो जाएगा, एल्डोट्रायोज। या फिर इन 3 कार्बन एटम में अगर हमारे पास एक कीटोन ग्रुप मौजूद है तो ये मोनोसेक्राइड हमारा कैसा हो जाएगा, कीटोट्रायोज। एग्जाम्पल के तौर पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है हमारे पास। 3 कार्बन का मतलब क्या है, ये मोनोसेक्राइड कौन से ग्रुप में आ रहा है, ट्रायोज ग्रुप में आ रहा है। अब अगर इन 3 कार्बन में से एक कार्बन कौन सा हो, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो, इन 3 कार्बन में से जो ये वाला कार्बन है वो कौन सा है, वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा मोनोसेक्राइड कैसा हो जाएगा, एल्डोट्रायोज। इसी तरीके से हमारे पास 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन का मतलब ट्रायोज। अब अगर इन 3 कार्बन में यानी इस ट्रायोज मोनोसेक्राइड में एक कार्बन कौन सा है, कीटोन ग्रुप वाला, यानी एक कार्बन हमारा यहाँ पर CO ग्रुप वाला है, तो ये कैसा हो जाएगा, कीटो ट्रायोज। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम यहाँ पर मोनोसेक्राइड में कार्बन को गिनेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे तो इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा कीटो ट्रायोज। इसी तरीके से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चौथा कार्बन हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल्डो टेट्रोज, क्योंकि इसमें 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं मोनोसेक्राइड में तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को भी काउंट यहाँ पर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब ये सिंपल यहाँ पर टेबल दी गई है, इस टेबल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, जैसे कि कार्बन एटम अगर मोनोसेक्राइड में 3 हैं तो वो क्या कहलाएगा,
ट्रायोज मोनोसेक्राइड। और अगर इन 3 कार्बन एटम में से फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, यानी जिस मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा एल्डोट्रायोज। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उसको कहेंगे हम कीटोट्रायोज। इसी तरीके से 4 कार्बन एटम है तो टेट्रोज, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोटेट्रोज, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोटेट्रोज। 5 कार्बन एटम है तो पेंटोज, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो एल्डोपेंटोज, कीटोन फंक्शनल ग्रुप तो कीटोपेंटोज। इसी 6 हो गए तो हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। इसी तरीके से अगर हमारे पास 7 हैं तो 7 का मतलब हेप्टोज। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का मतलब एल्डोहेप्टोज, और कीटोन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोहेप्टोज। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, हेक्सोज है। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन एटम होंगे। अगर हमें एल्डोहेक्सोज की स्ट्रक्चर बनानी है तो एल्डोहेक्सोज में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और जो छठा कार्बन होगा वो CHO ग्रुप होगा। इस तरीके से अगर हमें कीटोहेक्सोज बनाना है या फिर कीटोहेप्टोज अगर हम बनाएं, कीटोहेप्टोज में 7 कार्बन, हेप्टोज का मतलब 7 और कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7वां कार्बन CO ग्रुप। इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होगी। तो सबसे पहले जो हमें मोनोसेक्राइड पढ़ना है वो है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज हम पढ़ेंगे और इसकी प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। इसके जो हमारे पास 2 प्रिपरेशन मेथड हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें पढ़ने हैं। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जो ग्लूकोज होता है वो नेचर में फ्रीली भी पाया जाता है और कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। जो ग्लूकोज होता है वो एक तो जो मीठे फल होते हैं उनमें मौजूद होता है, और हनी हो गया यानी शहद हो गया, शहद में भी ग्लूकोज मौजूद होता है। राइप ग्रेप्स आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। और जो पके हुए अंगूर होते हैं उनमें भी ग्लूकोज लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी मौजूद होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। अब इसके यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड दिए गए हैं। ग्लूकोज का पहला प्रिपरेशन मेथड है सुक्रोज से। ग्लूकोज को हम बनाएंगे सुक्रोज से यानी केन शुगर से। If sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amount. अगर हम सुक्रोज लें, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। तो हमें क्या करना है, सुक्रोज को एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉईल करना है। यानी हमने क्या लिया, हमने केन शुगर लिया। केन शुगर को एल्कोहलिक सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl और या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हमें बॉईल करना है, गर्म करना है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं वो इक्वल अमाउंट में बन जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, इस प्रिपरेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हम ये सुक्रोज से या फिर केन शुगर से जो हम ग्लूकोज बना रहे हैं, इस मेथड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कितनी मात्रा में बनते हैं, यानी ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी होगी, फ्रुक्टोज की क्वांटिटी कितनी होगी। तो इस मेथड में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही बराबर अमाउंट में बनते हैं, इक्वल क्वांटिटी में बनते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन इसकी इस प्रकार है, C12H22O11 ये हमारा क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज को हमने क्या किया, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में इसको हमने बॉईल किया, यानी इसका हाइड्रोलिसिस किया, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में या फिर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, एसिड की प्रेजेंस में सुक्रोज का हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6 और फ्रुक्टोज बन रहा है, और ये दोनों ही हमारी इक्वल अमाउंट में बनते हैं। ये आपको याद रखना है, सिंपल रिएक्शन है। अब यहाँ पर दूसरा मेथड स्टार्च, जो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को स्टार्च से बनाएंगे, और आपको याद रखना है जो हमारा स्टार्च है वो हमारा पॉलीसेक्राइड है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, स्टार्च हमारा क्या है, पॉलीसेक्राइड्स।
तो ये पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं? जो हमारे पॉलीसेक्राइड है, अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। या फिर इनको दूसरे शब्दों में समझे, जो हमारे पॉलीसेक्राइड होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। यानी जो हमारा स्टार्च है वो n नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होगा। Commercially, glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure। तो अगर हमें जो ग्लूकोज है उसको कमर्शियल मेथड से बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम स्टार्च लेंगे और स्टार्च को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करेंगे? बॉईल करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। स्टार्च का हमें हाइड्रोलिसिस करना है डाइल्यूट H2SO4 के साथ 393 केल्विन टेम्परेचर पर, और यहाँ पर हमें प्रेशर भी अप्लाई करना है। प्रेशर कितना? 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। तो हमने स्टार्च लिया, स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में इतने केल्विन टेम्परेचर पर और इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जिससे क्या होगा? जिससे हमारा ग्लूकोज हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने स्टार्च लिया या फिर सेलुलोज लिया। स्टार्च या फिर सेलुलोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C6H10O5 का होल n। यहाँ पर n का मतलब क्या है? n का मतलब है यहाँ पर C6H10O5 की n यूनिट जुड़ी हुई हैं, n नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जिससे ये पॉलीसेक्राइड बना रहा है। तो हमने स्टार्च लिया, इतनी यूनिट n यूनिट ली, ये इसका फॉर्मूला है, और इसको हमने NH2O के साथ यानी n नंबर ऑफ वाटर के साथ इसको हमने क्या किया? बॉईल किया H2SO4 की प्रेजेंस में। इतने टेम्परेचर हमने लिया और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? n नंबर ऑफ ग्लूकोज हमें मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर n हमारा यहाँ पर 10 है तो हमें वाटर भी 10 मॉलिक्यूल ही लेने पड़ेंगे, 10 मोल वाटर यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर n 10 है तो यहाँ पर भी 10 होगा और यहाँ पर भी जो हमारा ग्लूकोज बनेगा वो हमारा 10 मोल बनेगा। ये आपको याद रखना है। जैसे C6H10O5 ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिया? 10 लिया, तो हमें वाटर भी कितना लेना पड़ेगा? n का मतलब यहाँ पर 10, तो 10 H2O, जिससे हमारे ग्लूकोज भी कितने बनेंगे? n मॉलिक्यूल, n मोल, तो 10 C6H12O6। इस तरीके से तो ये हमारा स्टार्च का फॉर्मूला होता है, ये n यूनिट से जुड़ा हुआ होता है। स्टार्च या सेलुलोज n वाटर के साथ इसको हमने हाइड्रोलिसिस किया इसकी प्रेजेंस में, और इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर लिया, तो n नंबर ऑफ ग्लूकोज हमें मिल जाएंगे। जितना यहाँ पर n उतने ही ग्लूकोज हमें यहाँ पर मिल जाएंगे।